आईटेल कंपनी के इन्वर्टर्स अब तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं मार्केट में आ रहे हैं, और मैंने इन इन्वर्टर्स को कुछ टाइम के लिए इग्नोर इसलिए किया क्योंकि मुझे ये था कि जिस तरह के आईटेल के इन मोबाइल्स हैं उसी तरह के इनके इन्वर्टर्स होंगे, लेकिन हमारी इमेजिनेशन गलत थी। अब कुछ टाइम से हम लोग आईटेल कंपनी के इन्वर्टर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इन इन्वर्टर्स ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास है आईटेल कंपनी का 6 किलोवाट IP54 इन्वर्टर। तो इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की मुकम्मल अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइस का आपको बताएंगे कि इस टाइम लेटेस्ट इसकी प्राइस क्या है, और इसके साथ ही हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे। साथ ही आपको उन फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि जो कि इस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये इन्वर्टर आ रहा है, उस प्राइस रेंज में ये वाले फीचर्स और कोई इन्वर्टर ऑफर नहीं कर रहा। तो दोस्तों चलें पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसके कंटेंट्स वगैरह देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले आईटेल इन्वर्टर की एक अच्छी चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी स्ट्रिप लगी हुई है। तो अगर तो ये खुली हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर पहले ओपन हुआ है, वो डिस्प्ले में लगा हो या किसी भी वजह से ओपन हुआ होता है। तो ये सिर्फ इसी इन्वर्टर में आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि इन्वर्टर का जो बॉक्स है वो ओपन है या नहीं है। तो ये भी मुझे किसी और इन्वर्टर में नज़र नहीं आई, लेकिन आईटेल के इन्वर्टर्स में ये चीज़ एक एडिशन है। तो चलें जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रा हम इसको ओपन कर लेते हैं। लें जी, ओपन हमने कर दिया बॉक्स। तो अब इसके ज़रा कंटेंट्स के ऊपर हम नज़रसानी करते हैं कि क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर बड़े अच्छे से इसको पैक किया हुआ है, इसके कंटेंट्स को। ये जी, सबसे पहले तो इसमें हमें एक खाली शॉपर मिला है, पता नहीं किस चीज़ का है। और उसके बाद फिर हमें ये एक पाउच मिलता है, जिसके अंदर हमें भैया, एक सेकंड में टेप्स को ज़रा साइड पे कर लूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो खाली रैपर है। खैर खाली रैपर नहीं है भाई, माजरत इसके अंदर इसकी ये वाली ट्रे थी, ये इसमें थी। खैर इसके बाद चलते हैं इस पाउच में। तो इस पाउच के अंदर हमें सबसे पहले ये एक कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है, बैटरी कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक छोटा सा ये बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर ऐप स्कैन फॉर ऐप का लिखा है, मीन्स कि ये शायद वाईफाई के लिए होगा, वाईफाई डोंगल होगी। जी बिल्कुल, ये वाईफाई डोंगल है, आईटेल कंपनी की ही वाईफाई डोंगल है। आप देख सकते हैं बड़ी वीआईपी क्लास की डोंगल उन्होंने दी हुई है। तो ये इस बॉक्स में थी। इसके बाद इसमें हमें ये सारा सामान मिलता है, जिसमें ये कनेक्टर है, RC4 कनेक्टर, और इसके कुछ नट्स हैं, और ये इसके रावल बोल्ट्स हैं छोटे वाले, जो कि इस ट्रे के साथ लगेंगे। और ये थिम्बल हैं इसके अंदर बैटरी लगाने के लिए। तो ये बड़ी हैवी ड्यूटी चीज़ें इन्होंने साथ ही दी हुई हैं। और ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इस रेंज में आने वाले इन्वर्टर्स के साथ ये सारा सामान नहीं मिलता। उसके बाद दूसरा पाउच हमारे पास आ जाता है। इस पाउच में हमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है, और बहुत ही हैवी क्वालिटी का इसका यूज़र मैनुअल है, पूरी एक किताब ही, और काफ़ी थिक है। इसके अंदर ये थिक इसलिए इतना है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और इसमें जो 12 किलोवाट है, सब का उन्होंने एक स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है। तो सारों का यूज़र मैनुअल यही होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें वारंटी इसकी कितनी मिलेगी। तो ये 3+5 ईयर्स की वारंटी में आता है। मतलब ये है कि 3 साल की आपको इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाएगी, और 5 साल की इसमें आपको सर्विस वारंटी मिलेगी। बाकी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी इसके ऊपर मेंशन है, ठीक है जी। ये आप इसको ज़रा पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। एक पेज ये है और एक पेज ये है। तो ये सारा इसका वारंटी वाला सेटअप है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ होगा। बाकी इन्वर्टर को ज़रा बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो लें जी, इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, और आप यहाँ से इसकी फ्रंट लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर बनाया है। ये इसकी राइट साइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये IP54 इन्वर्टर है, तो इसके ऊपर यहाँ पर फिल्टर्स बाहर नहीं होते, इसके अंदर ही लगे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी लेफ्ट साइड देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ जिस तरह राइट साइड थी वैसे ही है। कंसील्ड फिल्टर होते हैं इसके अंदर, क्योंकि IP54 रेटिंग में आता है। फ्रंट के ऊपर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, छोटे छोटे बटन्स हैं, और ऊपर इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती हैं, और बाकी बहुत ही क्लीन साइज का फ्रंट है, जो कि देखने में बड़ा प्यारा लगता है। बाकी बॉटम साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कंसील्ड पोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करने के लिए BMS R232, और यहाँ पर स्विचेस आपको मिल जाते हैं बैटरी लगाने के लिए।
और बाकी ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी कंसील्ड हैं क्योंकि IP54 रेटिंग में आता है। तो यहाँ से जो आप ये होल्स देख रहे हैं, ये वाटर चैनल्स हैं। इन केस अगर इसके राइट या लेफ़्ट साइड से जहाँ पर ये ओपनिंग है वहाँ से पानी इसमें एंटर होता भी है, तो पानी इन चैनल्स के थ्रू बाहर निकलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी IP रेटिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक IP54 इन्वर्टर है। मार्केट में इस टाइम IP21, IP54, IP65, IP66 ये इस इन कैटेगरीज के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। IP21 में आपको साइड्स पे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं और वो इस तरह से उसमें चैनल्स नहीं बने हुए होते। उसके बाद ये वाली कैटेगरी आती है जो कि IP54 है। ये सेमी आप कह सकते हैं 100% वाटर प्रूफ या फिर डस्ट प्रूफ तो नहीं है, बट ये स्प्लैश प्रूफ है कि इन केस अगर इसके ऊपर पानी लगता है या फिर आप समझे कि इसे आप बारिश में लगा रहे हैं और बारिश हो रही है, तो इसमें पानी डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जाता, पानी इसके यहाँ से इन चैनल्स के थ्रू नीचे से एग्जिट कर जाता है। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसके फ़िल्टर्स भी जो हैं वो कंसील्ड होते हैं, तो वो फ़िल्टर साफ़ करने वाली भी इसमें टेंशन नहीं होती। तो ये IP54 का ये फ़ायदा है कि ये सेमी IP65 आप इसे कह सकते हैं। 100% IP65 वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ, डस्ट प्रूफ, साउंड प्रूफ नहीं है। इस वजह से इसकी जो साउंड है वो भी बहुत कम है। IP21 इन्वर्टर्स के फ़ैन साउंड काफ़ी ज़्यादा होती है जब वो अंडर लोड चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि IP54 कैटेगरी में आता है, इसके अंदर फ़ैन की जो नॉइज़ है वो भी काफ़ी कम देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके वारंटी के हवाले से। तो जैसा कि नॉर्मल इन्वर्टर्स में बहुत बड़ा मेंशन होता है यहाँ पर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स, 1 इयर्स वारंटी। इसमें अगर एक नॉर्मल बंदा देखेगा तो उसको तो समझ नहीं आएगी कि इसकी वारंटी है कितनी। तो कंपनी से मेरी छोटी सी एक ये शिकायत है कि थोड़ा सा सिंपल बनाएं। इतना बड़ा उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है फ्रंट पे, बैक पे। अब इस सारे को पढ़ने के बाद एक जगह पे यहाँ पर नज़र आया है कि ये वारंटी का क्या है, कि इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर तो ये फेलियर होता है तो 3 साल के अंदर अंदर। इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक मेंशन है, बाकी सारी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस और इतनी सारे इन्होंने रूल्स बताए हुए हैं जिन्हें देख के थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। कि पहले तो उन्होंने इंस्टॉलेशन का बताया कि इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होना चाहिए। इस वारंटी कार्ड की ना एक पूरा मैं PDF लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो पिक्चर्स पड़ी होंगी तो आप उसको देख सकते हैं इजीली। तो मुझे थोड़ी सी चीज़ ना इरिटेटिंग लगी है कि इन्होंने पहले तो इतना सारा कुछ कंडीशंस बताई हुई है कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपका इन्वर्टर इन कंडीशंस के अंदर होना चाहिए, तब हम आपको क्लेम देंगे। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने क्लेम का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा हुआ है। हम नॉर्मली फ़ोन करते हैं सर्विस सेंटर पे कि भाई आपके इन्वर्टर में ये फॉल्ट है, जिस तरह नॉक्स का है या कोई भी और होगी कंपनी, कि आपके इन्वर्टर में ये फॉल्ट आ रहा है, ऑन नहीं हो रहा, ये वो जो भी है। तो वो कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, अगर सही नहीं हो रहा तो ये एड्रेस है, आप भिजवा दें, हम सही करके भेज देंगे, दैट्स इट। अब इन्होंने एक प्रॉपर एक ठीक है सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम है, मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि पहले इनकी इस साइट पर जाओ, उस पर सारा डाटा फिल करो, फिर इनका बंदा फ़ोन करेगा, फिर वो आके विज़िट करेगा। अगर तो आप किसी मतलब कि लाहौर, बिहाड़ी, मुल्तान जैसे शहर में रहते हैं तो ईज़िली विज़िट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अर्बन एरिया है, कोई गाँव वाला है, रूरल एरिया है, तो वहाँ पर शायद विज़िट भी मुश्किल हो जाए। तो विज़िट करने के बाद वो बताएँगे जी कि आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलनी है कि नहीं मिलनी। फिर इन लोगों ने इस चीज़ का वेरीफ़ाई नहीं किया कि ये कह रहे हैं कि पीस रिप्लेसमेंट की वारंटी है, बट मुझे यहाँ पर कहीं पीस रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ नज़र आया। कंपोनेंट्स रिप्लेस लिखा हुआ है एक दो जगह पे, वो भी सब्जेक्ट टू सो मैनी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो मेरा छोटा सा मशवरा ये है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाया जाए, इतना बड़ा सारा ऐसे ना लिख के दिया जाए जिससे कस्टमर्स परेशान हो, मुश्किल पैदा हो। तो ये छोटी सी मेरी गुजारिश है। बाकी वारंटी की बात कर लें तो वो 3+5 कंपनी कहती है जी कि 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। बाकी मज़ीद कुछ फीचर्स का बताता चलूँ तो वाईफाई बिल्ट इन आपको मिल जाता है, डोंगल मिल जाती है, डोंगल के ऊपर QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली ऐप डाउनलोड हो जाएगी और उसको इंस्टॉल करने का भी तरीका बहुत आसान है। और उसके बाद इसमें आपको पैरेलल किट मिल जाती है। पैरेलल किट इस इन्वर्टर में बिल्ट इन है। अप टू 12 यूनिट्स, 12 पीसेस तक आप इस इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। 6-6 किलोवाट के 12 पीस आप लगा सकते हैं, 2 लगा लें, 3 लगा लें, लेकिन मैक्सिमम 12 पीस तक लगा सकते हैं। नॉर्मली इस रेंज के इन्वर्टर्स 6 पीसेस तक या 9 पीसेस तक पैरेलल होते हैं, ये 12 पीसेस तक पैरेलल है। फिर डुअल आउटपुट का आपको फंक्शन इसमें मिल जाता है बिल्ट इन। तो दोस्तों अब इसके स्टिकर के ऊपर ज़रा हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा नज़र आ जाता है, फिर हाइब्रिड इन्वर्टर की बैजिंग है, उसके बाद PV की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम PV पावर इनपुट हमारे पास 8000 वाट की है। 8000 वाट के सोलर पैनल्स ये इन्वर्टर हमारा सपोर्ट करेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है
कि मैक्सिमम डीसी इनपुट वोल्टेजेस हमारे पास कितने हैं, वो हैं 500 वोल्ट। मींस के 9 पैनल्स की एक स्ट्रिंग आप इस इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट लगा सकते हैं। 500 वोल्ट डीसी तक ये करंट सपोर्ट करेगा इसका एमपीपीटी। वैसे ये सिंगल एमपीपीटी में आता है, डुअल एमपीपीटी नहीं है इसमें, डुअल आउटपुट है, डुअल एमपीपीटी नहीं है। फिर इसके बाद देखा जा सकता है यहाँ पर कि 27 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है। मींस के 27 एम्पेयर तक का ये पैनल बर्दाश्त करेगा और 32 एम्पेयर तक का इसमें मैक्सिमम पीवी आईएसए की इनपुट है। उसके बाद हम आउटपुट देख सकते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेजेस क्या देगा। फिर एसी आउटपुट, ये 6000 वाट का इन्वर्टर है तो 6000 वाट की आउटपुट यहाँ पर मेंशन है, फ्रीक्वेंसी मेंशन है। फिर ये सर्ज पावर की इसमें 5 सेकंड के लिए ये 12000 वीए, 12000 वीए मतलब कि 12000 वाट ही कह लें क्योंकि इसका पावर फैक्टर 1 में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6000 वीए क्योंकि ये पावर फैक्टर 1 है और 12000 वाट तक का सर्ज कैपेसिटी ये बर्दाश्त करेगा। सर्ज कैपेसिटी इस तरह होती है कि इन केस आपके ट्रांसफार्मर की तरफ से कोई मेल फंक्शन हुआ है या फिर आपने कुछ लोड गलती से चला दिया है ज़्यादा, तो इसका जो सेफ्टी सिस्टम है वो फ़ौरन शटडाउन या फिर फ़ौरन डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। तो उस लोड को 12000 वाट तक के लोड को सर्ज की जो सर्ज होती है, बेसिकली वो लोड नहीं होता, सर्ज होती है जो अचानक से करंट आ जाता है, उसको बर्दाश्त करने की इसमें कैपेसिटी है। 48 वोल्ट की इसके साथ बैटरी लगेगी, 120 एम्पेयर तक की इसकी चार्ज कैपेसिटी है। और बाकी यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वगैरह मिल जाता है, IP54 की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, क्लास 1 आप यहाँ पर प्रोटेक्टिव क्लास की क्लास 1 मिल जाती है। और उसके बाद टेम्परेचर रेंज जो है -10 टू 55, -10 से लेकर 55 डिग्री टेम्परेचर ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो चलें जी, अब इसको ज़रा हम ओपन करते हैं और ओपन करके इसके कनेक्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाते चलें कि यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच मिलता है, प्लस यहाँ पर पैरेलल किट और BMS कम्युनिकेशन की पोर्ट, और यहाँ पर स्विचेस, कुछ ड्राई जो स्विचेस होते हैं वो लगते हैं पैरेलल करने के लिए, तो वो आपको कम्युनिकेशन कार्ड यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, यहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं कि ये जो सारा इसका बोर्ड है ये डिप्ड है, इसे सील किया होता है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन नहीं रखा हुआ, इससे ये होता है कि ये मॉइस्चर को जल्दी कैप्चर नहीं करता और इसी वजह से ये IP54 रेटिंग यहीं पे आती है कि ये बोर्ड जिस तरह ये है ना, एक ओपन बोर्ड है, ये ओपन बोर्ड जो होता है वो मॉइस्चर और टेम्परेचर और आपके इन्वायरमेंट की वजह से करोड भी हो सकता है, जंक्शन भी लग सकता है, नमी भी आ सकती है। लेकिन जो इसका मेन बोर्ड है वो आप देख सकते हैं कि सारा एक मटेरियल की लेयर में डिप्ड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो इन्वायरमेंट होता है उससे बच जाता है, तो इसमें नमी नहीं आती, करोजन नहीं होती, मिट्टी इसके ऊपर नहीं जमती, तो इसी वजह से ये इन्वर्टर कुछ ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी रिलेज वगैरह भी देख सकते हैं और अच्छे हैफ्टी किस्म के इसमें हीट सिंक लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर हम इसके कनेक्टर्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको बैटरी के कनेक्शंस यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। 48 वोल्ट की या 51 वोल्ट की बैटरी ये लगा सकते हैं। इसके साथ लिथियम बैटरी सपोर्टेड है, यहाँ पर लिथियम बैटरी के आपके BMS के पोर्ट्स आ जाते हैं। तो बाहर से पोर्ट्स इसके सील्ड है लेकिन अंदर से आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी हैवी लोड, लाइट लोड और PV की इनपुट मिलती है। यहाँ पर आप इसकी पैनल्स अटैच करेंगे इसके साथ, ये PV का पोर्ट है, यहाँ से ये PV के कनेक्टर आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लोड के दोनों यहाँ से इनपुट्स मिलती हैं, ये लोड 1, ये लोड 2। अब जो लोड 1 है वो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, लोड 1 और न्यूट्रल 1, और इसी तरह से लोड 2 की यहाँ पर अलग अलग से बाकायदा मेंशन की हुई है। कई इन्वर्टर्स में तो ये मेंशन भी नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर आपको इनपुट, ग्रिड इनपुट, वापडा इनपुट की पोर्ट यहाँ पर मिल जाती है। और ये साथ अर्थ का एक लगा हुआ है आपको कनेक्टर जो कि यहाँ से अटैच होता है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्वर्टर अंदर से बनाया हुआ है, बाहर और अंदर दोनों साइडों से। जिस तरह से मैंने आपको बताया था चैनल्स के बारे में, तो ये चैनल्स यहाँ से भी इनक्लोज्ड हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हवा और पानी है वो यहीं से गुजरेगा। अगर ये बाहर भी लग जाता है तो जो इसकी अंदर वाली बॉडी है वो टोटली सील्ड हो जाती है। तो इस तरह से ये IP54 रेटिंग यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल इन्वर्टर से। ये जो इन्वर्टर, इसकी जो अंदर वाली साइड है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हमने अपने इन्वर्टर को वापडा के साथ कनेक्ट कर लिया है, साथ ही अपनी एक छोटी सी वोल्टेज एम्पेयर और वाट वाली डिवाइस भी लगा ली है। इसको ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है और इसने अभी देखते हैं कितना लोड लेता है। तो 57 वाट तक का इसने लोड लिया है, जिसे कनेक्टिव लोड कहते हैं क्योंकि इसने अपने कैपेसिटर्स को भी चार्ज करना होता है, जिस वजह से इतना लोड तो लेना ही है। अभी साथ इसने अपना लोड कम भी कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आउटपुट अभी बंद है। तो यहाँ से अभी हम इसकी आउटपुट को ऑन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट ऑन करने के बाद ये कितना लोड लेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना कोई ख़ास इसने लोड नहीं लिया। 20-21 एम्पेयर का इसने वॉट का इसने लोड यहाँ पर शो किया। तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके फ़ैन्स यहाँ पर नहीं लगे हुए। नॉर्मल इन्वर्टर्स के फ़ैन्स यहीं पे होते हैं, बट इसके जो फ़ैन्स हैं वो अंदर ही बिल्ट किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक फ़ैन नज़र आ रहा होगा अंदर ब्लैक कलर का, यहाँ पर इस जगह पे फ़ैन है। तो नॉर्मल इन्वर्टर के यहाँ पर फ़ैन होते हैं, जबकि इसके यहाँ पर फ़ैन नहीं है। इसके सारे के सारे फ़ैन्स जो भी हैं इसके अंदर ही कंसील्ड होता है। IP54 IP21 से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसी वजह से इसकी छोटी जो अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन वैसे शो की करवाई जाती है। यहाँ पर आपको लोड 1 और लोड 2 दोनों आउटपुट्स यहाँ पर शो करवाएगा। यहाँ पर बैटरी का साइन ब्लिंक कर रहा है और बाकी बड़ा सिंपल सा डिस्प्ले है। आप बाकी इसे एरो बटन्स के साथ नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पैनल वगैरह के वोल्टेज शो करवाएगा। बाकी इसका जो ये टच बटन्स हैं प्रॉपर टच बटन्स हैं और अच्छी क्वालिटी के टच बटन्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और ये ग्लो भी करते हैं और बड़ी मतलब कि ऑन ऑफ हो रहे हैं और बड़े अच्छे स्टाइल में ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो ये बटन्स की क्वालिटी अच्छी लगी है, बट डिस्प्ले बहुत ही छोटा है, लिटरली 2 इंच से भी मेरे ख्याल से छोटा डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए था। तो चलें जी, ज़रा अब इसकी सेटिंग्स को हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपने इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोबारा आपने इसको प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाती है बैटरी टाइप की सेटिंग। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एजियन, फ्लडेड या फिर लिथियम बैटरी। उसके बाद कौन सी टाइप की लिथियम बैटरी है, किस प्रोटोकॉल की है, 1 है या 2 है। इसमें 2 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेजेस अगर आपने यूज़र डिफाइन पे रखी है तो ये सारी बैटरी की सेटिंग्स यहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद हमारी जो मेन सेटिंग है वो ये वाली कि आपने इन्वर्टर को ऑपरेट कैसे करवाना है, SBU, SUB, NKS या फिर USB। तो वो सेटिंग्स यहाँ पर 24 नंबर पे आ जाती हैं। फिर ये चार्जिंग की सेटिंग है कि आपने इसे चार्ज कैसे करवाना है। बैटरी जो चार्ज होगी वो सोलर एंड यूटिलिटी से होगी, OSO होगी या फिर यूटिलिटी से होगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आगे जो हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है नेट मीटरिंग की। वो आपको मिल जाएगी 26 नंबर के ऊपर। यहाँ पर ये आपकी नेट मीटरिंग की सेटिंग है। यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन है, D1S और उसके बाद अगर आप इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन में ENA में मिल जाते हैं। अगर ENA करेंगे तो ये नेट मीटरिंग शुरू कर देगा, D1S पे नेट मीटरिंग नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है बाईपास का, कि अगर ओवरलोड होता है तो बाईपास करना है कि नहीं करना। फिर ये बाईपास हो तो रीस्टार्ट करे कि बंद ही रहे, ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओवर टेम्परेचर का वार्निंग आ जाती है। इसके बाद फिर आपको बैकलाइट की सेटिंग है। तो ये बाकी जो सेटिंग्स हैं वो एक नॉर्मल इन्वर्टर की जिस तरह से सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर आप यूज़र मैनुअल में भी देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट इसकी सेटिंग्स थी वो हमने शुरू में देख ली हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ ऐसी 2 चीज़ें हैं जो कि मुझे इसमें थोड़ी सी नापसंद है। एक तो इसका डिस्प्ले, देखें इतनी प्राइस में हमें टच डिस्प्ले भी मिल रहा है, ठीक है इसमें वाईफाई सपोर्टेड है, लेकिन कितने लोग हैं जो वाईफाई लगाते हैं? मेरे हिसाब से हर बंदा तो नहीं लगाता। तो इसीलिए आई थिंक कि इसमें डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। बहुत ही माइनर सी गंदी सी क्वालिटी का डिस्प्ले है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम शो करता है। तो हर बार उसे टिक 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 करके फिर आपको पता चले। तो इस टाइम तो देसी इन्वर्टर्स भी ऐसे आ गए हैं जिसमें हर तरह का डिस्प्ले, टच डिस्प्ले आपको सामने मिल जाता है। तो पहली शिकायत तो डिस्प्ले की, और दूसरी जो मेरी इसमें एक छोटी सी गुजारिश और शिकायत इसकी वारंटी वालों के साथ है कि बहुत प्रोसेस को मुश्किल बनाया हुआ है। इन्वर्टर अच्छा है बट थोड़ा सा वारंटी क्लेम प्रोसेस को आसान होना चाहिए था। इसके अलावा मेरे हिसाब से इस इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में। तो आज की डेट में ऑलमोस्ट इन्वर्टर आपको 1,45,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। बाकी 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, आपके एरिए के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी शॉर्टेज भी हो जाती है, कई बार इन्वर्टर मार्केट से गायब हो जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं। बट इस टाइम पे नॉर्मल एक एस्टिमेट के लिए बता रहा हूँ 1,45,000 के राउंड अबाउट की आपको इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये एक ब्रीफ सी वीडियो थी इस इन्वर्टर के बारे में। अच्छा इन्वर्टर रिकमेंडेड है, लेकिन इसमें इसी रेंज में थोड़े से इससे बेहतर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उनमें भी IP21 सीरीज़ ही है, IP54 नहीं। अगर तो आप थोड़ा सा क्वालिटी को मतलब कि ज़्यादा समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी होनी चाहिए तो इसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, रेटिंग अच्छी मिल जाएगी। बट इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी जिनसे मुझे एतराज़ है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।